नमस्कार बच्चों, आप लोगों का एक बार पुनः मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन क्लास 12 के विलयन चैप्टर से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ परासरण, परासरण दाब और प्रतिपरासरण। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और परासरण दाब ज्ञात करने की विधियां भी पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्कले-हर्टले विधि है, उसका पूरा डायग्राम बना के मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दूंगा। जिन बच्चों ने बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करने, और ये सारे वीडियोस जो आप पुराने हैं वो जरूर देखें, तभी आपको ये आगे आने वाले वीडियोस अच्छे समझ में आएंगे। तो आइए अपन पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए अपन लोग आगे बढ़ते हैं कि परासरण दाब क्या होता है। मैंने परासरण की परिभाषा आप लोग क्या समझाई थी बेटा, एक बार फिर देखो। कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। क्या पढ़ाया था बेटा? कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। ठीक है, अच्छा क्या हो रहा बेटा परासरण की क्रिया में? अब परासरण दाब बताता हूं मैं आपको। परासरण की क्रिया में क्या हो रहा है, जो विलायक है वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर कहां जा रहा है? अधिक सांद्रता वाले विलयन में जा रहा है। ठीक है, कहां से जा रहा है? अर्धपारगम्य झिल्ली में से होके। अब आपने क्या किया बेटा कि अधिक सांद्रता वाले विलयन पर दाब लगा दिया। क्या लगा दिया? दाब। और ये दाब आपको इतना लगाना है कि जो परासरण की क्रिया है बेटा वो रुक जाए। परासरण की क्रिया क्या हो बेटा? रुक जाए। जो विलायक जा रहा था अधिक सांद्रता वाले विलयन में, वो जा ना पाए, रुक जाए। तो इस दाब को अपन लोग नाम दे देंगे बेटा, वही हमारा कहलाएगा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर सुनो एक बार, लिखना है बेटा। हमने आपको बताया था कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता था। अब हमें बस यही लिखना है कि जाने से रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। बिल्कुल छोटी सी चीज, सुन लो बेटा। क्या लिखना है? कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने से रोकने के लिए लगाया गया दाब बेटा परासरण दाब कहलाता है। फिर सुनो बेटा ध्यान से। कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने से रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने से रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। आया समझ में कि नहीं आया बेटा? द प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट from lower concentration solution to higher concentration solution via semi-permeable membrane is known as the osmotic pressure. To prevent the movement of solvent from lower concentration solution to higher concentration solution via semi-permeable membrane, the applied pressure is known as the osmotic pressure. या आप ये पहले लगा दो, the pressure applied to prevent the movement of solvent from higher concentration, from lower concentration solution to higher concentration solution via semi permeable membrane is known as the osmotic pressure. बेटा एक लाइन में आप बोल सकते हो क्या? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। द प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। आया बेटा समझ में कि नहीं आया? ठीक है बेटा, हमने क्या बताया? परासरण की एक लाइन की परिभाषा लिख सकते हो। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। द प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया बेटा? द प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान देने वाली चीज, जो परासरण दाब है बेटा वो हमेशा अधिक सांद्रता के विलयन पे लगाओगे। किस पे लगाओगे? अधिक सांद्रता। अगर कम सांद्रता के विलयन पे लगाओगे आप दाब, तो परासरण क्रिया और तीव्र कर देगा बेटा वो। ठीक है ना? अगर इस पे दाब लगेगा तो और स्पीड से जाने लगेगा सांद्रता वाले, तब आप उसे परासरण दाब नहीं कह सकते। ठीक है, तो परासरण जो दाब लगाया जाता है वो किस पे लगाया जाता है? हमेशा अधिक सांद्रता वाले विलयन पे लगाया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको कि परासरण दाब किसे कहते हैं। ठीक है, तो परासरण दाब यदि सीख लिया है तो अब पढ़ना है बेटा अपन लोगों को प्रतिपरासरण क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। सुनो ध्यान से। तो बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है बताओ, मैं समझाता हूं आपको। परासरण क्या था? कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक का, किसका?
विलायक का, सॉल्वेंट का अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता था। अब आपको इसका जस्ट अपोजिट कर देना है, मतलब अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलायक का, अभी जो विलायक इस तरफ जा रहा था बेटा, इसका अपोजिट डायरेक्शन दिखा दो आप, ठीक है। और कहां दिखा दिया? लोअर कंसंट्रेशन में, काय में से होके? अर्धपारगम झिल्ली में से हो। किसके कारण? परासरण दाब के कारण। किसके कारण बेटा? परासरण दाब के कारण। तो परिभाषा क्या बन गई? सुने ध्यान से, परासरण दाब के प्रभाव से, परासरण दाब के प्रभाव से अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना प्रतिपरासरण कहलाता है। बेटा परासरण दाब के प्रभाव से अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना प्रतिपरासरण कहलाता है। बेटा फिर सुनो, परासरण दाब के प्रभाव से अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना प्रतिपरासरण कहलाता है। इंग्लिश में भी बेटा समझ लो क्या लिखना है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज द एंटी ऑस्मोसिस या रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आ गया बेटा? रिवर्स ऑस्मोसिस समझ गया क्या हो गया? मतलब परासरण की क्रिया में विलायक कम सांद्रता वाले से कहां जाता था? अधिक सांद्रता वाले में, काय में से होके? अर्धपारगम झिल्ली में से होके। लेकिन प्रतिपरासरण में क्या लिखना है बेटा? अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलायक का कहां जाएगा? कम सांद्रता वाले विलयन में, काय में से होके? अर्धपारगम झिल्ली में से होके। किसके कारण? परासरण दाब के कारण। तो बेटा उसे हम बोलेंगे प्रतिपरासरण। आई थिंक आप सबको लोगों को बेटा बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि परासरण दाब किसे कहते हैं और प्रतिपरासरण किसे कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ना? और अगर ना हो तो फिर आप लोग मुझे कॉल करके डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं बेटा आगे कि परासरण दाब ज्ञात करने की विधियां पढ़नी है। सबसे पहले क्या पढ़नी है अपन लोगों को आज बेटा? अब परासरण दाब ज्ञात करने की विधियां। तो परासरण दाब ज्ञात करने की बेटा 4 विधियां हैं। परासरण दाब ज्ञात करने की बेटा 4 विधियां हैं। नंबर 1 है मोर्स एंड फ्रेजर विधि, नंबर 2 बेफर विधि, नंबर 3 टाउनसेंड विधि, नंबर 4 बेटा बर्कले एंड हर्टले विधि। नंबर 1 बेटा बेफर विधि, दूसरी मोर्स एंड फ्रेजर विधि, तीसरी टाउनसेंड विधि और चौथी वर्कले हर्टले विधि। नंबर 1 बेफर विधि, दूसरी मोर्स एंड फ्रेजर विधि, तीसरी टाउनसेंड विधि और चौथी वर्कले हर्टले विधि। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं बेटा वो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को वर्कले हर्टले विधि। तो आइए देखते हैं वर्कले हर्टले विधि क्या है बेटा। वर्कले हर्टले विधि। आइए बच्चों, तो अब प्रारंभ करते हैं परासरण दाब मापने की वर्कले हर्टले विधि। देखते हैं। इस विधि में गन मेटल का बना हुआ एक बेलनाकार पात्र होता है। इस विधि में गन मेटल का बना हुआ एक बेलनाकार पात्र होता है, ठीक है। अब वो किस प्रकार का होता है मैं आपको इसके माध्यम से समझाने जा रहा हूं। जैसे ये एक बोतल है, ये बेलनाकार पात्र है। अब क्या करा मैंने, इसके बीच में ये एक मध्य कक्ष के रूप में लगा दिया। अब आप ध्यान समझना, जो मैं यहाँ टर्म यूज करने वाला हूँ उसे आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ऊपरी भाग, अब जैसे है तो ये पूरा एक ही कक्ष, लेकिन हम इस मध्य कक्ष जो आप लोग मार्कर मैंने लगाया हुआ है इसे मध्य कक्ष बोलेंगे। और मध्य कक्ष के चारों ओर लगी होगी बेटा अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक। ऊपरी भाग को बोल देंगे ऊपरी कक्ष, नीचे भाग को बोल देंगे निचला कक्ष। जबकि ये भाग क्या है वो एक ही कक्ष है। बस ये है कि जो मार्कर के ऊपर दिख रहा मैंने उसे ऊपरी कक्ष बोल दिया, जो नीचे दिख रहा मैंने उसे निचला कक्ष बोल दिया, और जो बीच में मार्कर लगा हुआ है बेटा उसे मैं मध्य कक्ष बोलूंगा, ठीक है। जब अपन इस पे दाब लगाएंगे बेटा, इस पे दाब लगेगा तो ये चारों तरफ से लगेगा, जिससे जो विलायक है वो वापस चारों तरफ से कहां आने लगेगा? मध्य कक्ष में आने लगेगा, ठीक है। जब इसकी जरूरत पड़ेगी मैं एक बार फिर समझाऊंगा इसके बारे में, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया बेटा कि ये एक बेलनाकार पात्र है धातु का, गन मेटल का, और इसमें ये एक मध्य कक्ष लगा हुआ है। इस मध्य कक्ष में क्या है? ये बेलनाकार पात्र के रूप में ही होगा मध्य कक्ष भी। इसके चारों ओर अर्धपारगम्य झिल्ली की लगी होगी, काई की? कॉपर फेरोसाइनाइड की, ठीक है। और इसमें एक तरफ लगी हुई है बेटा जल भरने के लिए या विलायक भरने के लिए कीप लगी है, दूसरी तरफ इसका तल ज्ञात करने के लिए केशिका नली लगी हुई है। ऊपरी कक्ष में बेटा पिस्टन लगा हुआ है और दाब को मापने के लिए दाब मापी लगा हुआ है, जबकि निचला कक्ष सामान्य है। आइए प्रारंभ करते हैं अपन अब इसे समझना।
तो सुनिए बेटा जरा ध्यान से, हमें सबसे पहले ये जानना है कि इस विधि में एक बेलनाकार पात्र होता है, इस विधि में एक बेलनाकार पात्र होता है जिसमें 3 कक्ष होते हैं, ऊपरी कक्ष, मध्य कक्ष एवं निचला कक्ष। बेटा मैंने बता दिया ऊपरी कक्ष और निचला कक्ष जुड़ा हुआ है, मध्य कक्ष ही बस अलग है, लेकिन अलग दिख रहा है इसलिए अलग नाम दे दिया है अपन लोगों ने, होता नहीं है लेकिन ये ठीक। तो अपन क्या लिखना है, इस विधि में एक बेलनाकार पात्र होता है, बेलनाकार पात्र के अंदर 3 कक्ष होते हैं, ऊपरी कक्ष, मध्य कक्ष एवं निचला कक्ष। मध्य कक्ष के चारों ओर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। इस मध्य कक्ष के एक ओर विलयन को भरने के लिए कीप या नल लगा होता है, ठीक है ना, और दूसरी ओर इस विलयन का तल ज्ञात करने के लिए केश नली लगी होती है। बेटा एक ओर इस विलयन का तल ज्ञात करने के लिए कीप नली लगी होती है और जबकि दूसरी ओर इस विलयन का तल ज्ञात करने के लिए नली लगी होती है। विलयन को भरने के लिए एक ओर कीप लगी होती है, दूसरी ओर विलयन का तल ज्ञात करने के लिए केश नली लगी होती है। जबकि ऊपरी कक्ष में दाब लगाने के लिए बेटा एक पिस्टन लगा होता है और इस दाब को मापने के लिए एक दाब मापी यानी बैरोमीटर लगा होता है। समझ में आएगा नहीं आया? निचला कक्ष सामान्य होता है बेटा, ऊपरी कक्ष से जुड़ा हुआ ही है निचला कक्ष, ठीक। फिर सुनो एक बार ध्यान से, क्या लिखना है बेटा, इस विधि में एक बेलनाकार धातु का बना हुआ एक बेलनाकार पात्र होता है जिसमें 3 कक्ष होते हैं, ऊपरी कक्ष, मध्य कक्ष एवं निचला कक्ष। मध्य वाले कक्ष के चारों ओर बेटा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। इस कक्ष में एक ओर विलयन भरने के लिए कीप लगी होती है, जबकि दूसरी ओर इस विलयन का तल ज्ञात करने के लिए कैपिलरी ट्यूब यानी केशिका नली लगी होती है। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने केशिका नली के बारे में बेटा, ठीक। जबकि ऊपरी कक्ष में दाब लगाने के लिए ऊपरी कक्ष में दाब लगाने के लिए एक पिस्टन लगा होता है और इस दाब को मापने के लिए एक दाब मापी, मुंह से पहले दाब मापी निकल रहा था बेटा, तो दाब मापने के लिए एक दाब मापी लगा होता है। जबकि निचला कक्ष जो है बेटा वो सामान्य होता है। समझ में आया? फिर सुने बेटा ध्यान से, क्या बोलना है, इस विधि में धातु का बना हुआ एक बेलनाकार पात्र होता है जिसमें 3 कक्ष होते हैं, ऊपरी कक्ष, मध्य कक्ष एवं निचला कक्ष। बेटा मध्य वाले कक्ष के चारों ओर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है, ठीक। इस मध्य कक्ष में विलयन भरने के लिए एक ओर कीप लगी होती है और दूसरी ओर इस विलयन का तल ज्ञात करने के लिए एक केश नली लगी होती है। ऊपरी कक्ष में दाब लगाने के लिए पिस्टन लगा होता है और इस दाब को मापने के लिए एक दाब मापी यानी बैरोमीटर लगा होता है बेटा, जबकि निचला कक्ष सामान्य होता है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? इस मेथड में बेटा एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसमें 3 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, अपर चैम्बर, मिडिल चैम्बर और लोअर चैम्बर, ठीक है बेटा। मिडिल चैम्बर में चारों ओर कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बेटा। इस मिडिल चैम्बर के एक साइड पे फनल लगी होती है सॉल्यूशन फिलअप करने के लिए और दूसरी साइड पर एक कैपिलरी ट्यूब प्रेजेंट होती है जिससे हम सॉल्यूशन का लेवल मेजर करते हैं, ठीक है बेटा। अपर चैम्बर में प्रेशर अप्लाई करने के लिए एक पिस्टन प्रेजेंट होता है और इस पिस्टन से लगाए गए प्रेशर को मेजर करने के लिए एक बैरोमीटर अटैच होता है। पिस्टन से लगाए गए प्रेशर को मेजर करने के लिए एक बैरोमीटर अटैच होता है, जबकि जो लोअर चैम्बर है बेटा वो सिंपल होता है। कोई दिक्कत इसमें? आइए अब अपन लोग पढ़ते हैं इसकी क्रियाविधि, क्या करते हैं अपन लोग, ध्यान सुनो बेटा। ऊपरी और निचले कक्षकों में अधिक सांद्रता का विलयन हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन भर दिया जाता है, ठीक है। अब कीप की सहायता से मध्य वाले कक्षक में कम सांद्रता का विलयन या विलायक कह दो या जल भर दिया जाता है, ठीक है। कम सांद्रता का विलयन कह दो या विलायक कह दो या जल कह दो बेटा, भर दिया जाता है। विलयन भरते ही बेटा परासरण की क्रिया आरंभ हो जाती है। विलयन भरते ही परासरण की क्रिया आरंभ हो जाती है बेटा, और जो विलायक है वो कहां जाने लगता है, कम सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगता है, जिससे जो केश नली का तल है बेटा वो ए पे था, अब वो कहां जाएगा, नीचे। क्यों? इसमें पानी की मात्रा या बेटा विलायक की मात्रा कैसी हो जाएगी, कम होगी, तो बेटा जो लेवल पहले हमारा ए पे था वो घट के कहां आ जाएगा, बी पे आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि परासरण की क्रिया क्या हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी है। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें ऊपरी कक्ष में लगे पिस्टन द्वारा इतना दाब लगाना है। देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से, फिर मैं वही चीज समझा रहा हूं कि ऊपरी कक्ष में जो पिस्टन लगा है उससे आप दाब लगाओगे तो वो चारों तरफ से लगेगा, और चारों तरफ से जो विलायक है बेटा वो समेट के कहां जाने लगेगा, मध्य वाले कक्ष में वापस जाने लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? इस बोतल पे जब आप दाब लगाओगे तो ये चारों तरफ से पड़ेगा बेटा और मध्य कक्ष में जाने लगेगा विलायक वापस। तो हुआ क्या बेटा, ध्यान से समझना है। फिर सुनो एक बार, मैंने लिखा बेटा ऊपरी और निचले कक्षकों में अधिक सांद्रता का विलयन भरा जाता है और मध्य वाले कक्षक में कम सांद्रता का विलयन या विलायक कीप के द्वारा भर दिया जाता है। विलयन भरते ही परासरण की क्रिया आरंभ हो जाती है और जो विलायक है बेटा वो कम सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगता है, अर्थात
जो विलायक है बेटा वो मध्य कक्ष से ऊपरी और निचले कक्षकों में जाने लगता है। बेटा जो विलायक है वो मध्य कक्ष से कहां जाएगा, ऊपरी और निचले कक्षकों में जाने लगेगा, जिससे केश नली का जो तल है बेटा वो गिरने लगता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब क्या करते हैं हम, अब ऊपरी कक्ष में लगे पिस्टन द्वारा हम इतना दाब लगाते हैं बेटा कि जो विलायक है बेटा वो वापस कहां जाने लगे, अपने मध्य कक्ष में। विलायक वापस कहां जाने लगे बेटा, मध्य कक्ष में। अब ऊपरी कक्ष में लगे पिस्टन द्वारा हम इतना दाब लगाते हैं बेटा कि जो हमारा विलायक था वो वापस हमें कहां आने लगे, मध्य कक्ष में आने लगे। और ये दाब बेटा हम तब तक लगाते जाते हैं जब तक कि केश नली का तल फिर से अपने प्रारंभिक तल ए पर वापस ना आ जाए। जैसे ही केश नली का तल अपने प्रारंभिक तल ए पर वापस आएगा बेटा, हम पिस्टन से दाब लगाना बंद कर देंगे और लगाए गए इस दाब को हम दाब मापी द्वारा ज्ञात कर लेंगे। और लगाया गया यह दाब ही बेटा क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। समझ में आया बेटा? फिर सुनना इसकी क्रिया विधि। बेटा हम लिखेंगे कीप की सहायता से मध्य वाले कक्षक में कम सांद्रता का विलयन या जल या विलायक भर दिया जाता है, जबकि ऊपरी व निचले कक्षकों में अधिक सांद्रता का विलयन भर दिया जाता है। विलयन भरते ही परासरण की क्रिया आरंभ हो जाती है और जो विलायक है वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाने लगता है, जिससे जो केश नली का तल है बेटा वो गिर के बी यानी अपने नीचे आ जाता है। ठीक है, अब यानी जो विलायक है बेटा वो मध्य कक्ष से ऊपरी और निचले कक्षकों में जाएगा तो यहां पे जो बेटा लेवल है वो गिर जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब हम ऊपरी कक्ष में लगे पिस्टन द्वारा इतना दाब लगाएंगे कि जो विलायक है बेटा वो वापस कहां आने लगे, मध्य कक्ष में आने लगे। जो विलायक है बेटा वो कहां आने लगे, फिर से मध्य कक्ष में आने लगे। और ये दाब हम तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि केश नली का तल फिर से अपने प्रारंभिक तल ए पर वापस ना पहुंच जाए। जैसे ही केश नली का तल अपने प्रारंभिक तल पर वापस पहुंचेगा बेटा, हम पिस्टन द्वारा दाब लगाना बंद कर देंगे और लगाए गए इस दाब को इससे जुड़े दाब मापी द्वारा ही माप लिया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इंग्लिश वाले सुन लेते हैं बेटा। अपर और लोअर चैम्बर में हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन फिलअप करते हैं बेटा, और मिडिल चैम्बर में लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन फिलअप करते हैं। सॉल्यूशन फिलअप करते ही ऑस्मोसिस फिनोमेना स्टार्ट होती है और जो सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जाता है लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से। जिस यानी बेटा मिडिल चैम्बर से सॉल्वेंट अपर और लोअर चैम्बर में मूव करने लगता है, जिससे कैपिलरी ट्यूब का लेवल डाउन होता है। ठीक, अब अपर चैम्बर में प्रेजेंट पिस्टन से हम इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे, कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे कि सॉल्वेंट वापस रिटर्न होने लगे। कहां होने लगे? मिडिल चैम्बर में। और ये प्रेशर तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि कैपिलरी ट्यूब का जो लेवल है बेटा वो अपने ओरिजिनल लेवल ए पे रिटर्न ना हो जाए। जैसे ही कैपिलरी ट्यूब का लेवल ए पे वापस आएगा बेटा, हम पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करना बंद कर देंगे और जो प्रेशर अप्लाई किया था वो इससे अटैच बैरोमीटर से मेजर कर लेंगे। और बेटा यही जो प्रेशर आएगा उसी को अपन लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।